नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव और ज्ञान इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। क्या हम इन्फिनिटी यानी अनंत को विजुलाइज कर सकते हैं? अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें और इसके एक सिरे से लाइन बनाना शुरू करें और उसे बिना उठाए बनाते चले जाएं तो आप पाएंगे कि लाइन वापस शुरुआती पॉइंट पर ही आ मिलती है। ऐसा करने पर ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ लाइन बन चुकी होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का असल में एक ही साइड है और दो साइड का दिखना बस एक इल्यूजन है। इसी तरह इस शीशे को देखिए, यहाँ आपको अनगिनत लाइट्स दिख रही होंगी, पर क्या इसमें सच में अनगिनत लाइट्स या शीशे लगे हैं? जाहिर है नहीं। तो क्या हम इन्फिनिटी को विजुअलाइज करके अपने यूनिवर्स की बाउंड्री के फाइनाइट या इनफाइनाइट होने का पता लगा सकते हैं? सवाल दिलचस्प है, पर जवाब थोड़ा मुश्किल है। गणित का एक कंफ्यूजन। हमने शीशे वाले केस में देखा कि वहां अनगिनत इमेजेस बन रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट की किरणें दोनों शीशों के बीच अनगिनत बार टकरा रही थी। इन इमेजेस की संख्या को कैलकुलेट करने का एक सीधा सा फॉर्मूला भी है। आपको बस दोनों शीशों के बीच का एंगल फॉर्मूला में डालना होता है। जब हमने समानांतर रखे गए शीशों पर यह फॉर्मूला लगाया तो उनके बीच का एंगल 0 होने के कारण इक्वेशन बनी 360/0 और जवाब आया इन्फिनिटी। पर रुकिए, हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आता है, जो असल में गलत है। शायद इसीलिए उन शीशों में दिखने वाली इमेज की संख्या भी गलत है। असल में किसी संख्या को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। इसीलिए उसे इन्फिनिटी कहने के बजाय नॉट डिफाइंड कहना ज्यादा सही है। तो आप कहेंगे कि मैंने खुद ही शीशे वाले केस में 360/0 को इन्फिनिटी क्यों माना? देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस फ्रैक्शन के कई संभावित जवाबों में से इन्फिनिटी वाला जवाब शीशे के प्रैक्टिकल सिनेरियो पर फिट बैठ रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/0 इन्फिनिटी है, वो हमेशा नॉट डिफाइंड ही रहेगा। तो फिर इन्फिनिटी क्या है? इसका संकेत हमें 400 ईसा पूर्व के ग्रीक फिलोसोफर और गणितज्ञ ज़ीनो दे सकते हैं। ज़ीनो का कहना था कि अगर उन्हें अपने घर से सामने वाले पार्क तक जाना है और शर्त यह है कि हर बार उन्हें बची हुई दूरी का आधा ही चलना है, तो क्या होगा? पहले वो कुल दूरी का आधा चलेंगे, फिर बची हुई दूरी का आधा, फिर उसका भी आधा, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे में ज़ीनो को हमेशा एक फाइनाइट दूरी ही तय करनी होगी, लेकिन उस पूरी यात्रा को पूरा करने के लिए उन्हें अनगिनत कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें अनगिनत समय लगेगा। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुल दूरी तो फाइनाइट ही थी और ज़ीनो आराम से पार्क तक पहुंच जाएंगे। इसे हम गणित से भी साबित कर सकते हैं। मान लीजिए कुल दूरी d है। ज़ीनो के द्वारा तय की गई दूरियां होंगी d/2, d/4, d/8 और इसी तरह आगे बढ़ती। जब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें एक कन्वर्जिंग सीरीज मिलती है, जिसके नंबर लगातार छोटे होते जाते हैं और इसका कुल योग d ही आता है, जो कि एक फाइनाइट दूरी है। क्या हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है? अगर हमारा यूनिवर्स फैलने के बजाय सिकुड़ रहा होता, यानी एक बिग क्रंच फेज में होता, तो उसकी कन्वर्जिंग नेचर के कारण हम उसे विजुलाइज कर पाते और उसकी फाइनाइटनेस का पता लगा सकते थे। लेकिन हमारा यूनिवर्स फिलहाल एक डाइवर्जिंग स्टेट में है, यानी ये फैल रहा है। इस फैलते हुए यूनिवर्स के विशाल आकार को समझने के लिए मैंने गूगल से पूछा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और जवाब मिला गूगल। ये एक वास्तविक नंबर है जिसकी वैल्यू 10 की पावर 100 है। गूगल सर्च इंजन का नाम भी इसी नंबर से प्रेरित है। एडवर्ड कैस्नर ने अपनी किताब मैथमेटिक्स एंड इमेजिनेशन में बताया कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद कुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या लगभग 10 की पावर 81 है, जो गूगल नंबर से बहुत छोटी है। तो क्या ये हमारी यूनिवर्स की प्रैक्टिकल लिमिट है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये गिनती सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की है। इसके बाहर भी तो एटम हो सकते हैं, और साथ ही हमारे यूनिवर्स में लगातार बदलाव हो रहे हैं। हजारों तारे बन रहे हैं और हजारों नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि हमने गिनती कहां से शुरू की और कहां खत्म? एक फाइनाइट यूनिवर्स का सबूत। ज्यादातर साइंटिस्ट यूनिवर्स को फ्लैट और इनफाइनाइट मानते हैं, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन में एक झोल है जो शायद इसका उल्टा साबित करता है। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के आधार पर थ्योरेटिकल मॉडल बनाए हैं, लेकिन जब प्लैंक ऑब्जर्वेटरी ने असल सीएमबी को मैप किया तो पता चला कि थ्योरेटिकल और ऑब्जर्वेशन सीएमबी में ±0.4% का एरर है। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी स्क्वीज हो गई है तो यूनिवर्स का आकार डोनट जैसा हो सकता है, और अगर लाइट थोड़ी फैल गई है तो यूनिवर्स स्फेरिकल हो सकता है। डोनट हो या स्फीयर, ये दोनों ही आकार फाइनाइट होते हैं। इसका मतलब है कि इस बात की पूरी संभावना है कि हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है। सबसे बड़े नंबर की लड़ाई।
तो दोस्तों ये तो साबित हो गया कि यूनिवर्स फाइनाइट हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी को विजुअलाइज करने की रेस आज भी जारी है। इसी को लेकर 2007 में दो विद्वानों के बीच में बिग नंबर डुएल नाम की एक लड़ाई भी हुई थी। एक तरफ थे MIT के प्रोफेसर अगस्टिन रेओ और दूसरी तरफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम एल्गा। मकसद सिर्फ एक था, बड़े से बड़ा नंबर लिखना। इस मुकाबले का एक नियम था, आप सामने वाले के नंबर में +1 जैसा सिमेंटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर कोई गूगल कहता है तो आप गूगल +1 कहकर नहीं जीत सकते। आखिरकार रेओ ने एक ऐसा नंबर दिया जो आज तक का सबसे बड़ा नंबर माना जाता है, द रेओ नंबर। इसे परिभाषित करने के लिए रेओ ने फर्स्ट ऑर्डर सेट थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा, एक ऐसा नंबर जिसे लिखने के लिए फर्स्ट ऑर्डर सेट थ्योरी के 10 की पावर 100 सिंबल लगेंगे। ये नंबर इतना विशाल है कि इसके हर एक डिजिट को समय की सबसे छोटी यूनिट यानी प्लैंक टाइम में भी लिखा जाए तो भी इसे लिखने में 10 की पावर 48 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने इन्फिनिटी और यूनिवर्स के स्केल को समझने की कोशिश की। यूनिवर्स फाइनाइट हो सकता है, लेकिन नंबर्स की दुनिया अनंत है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञान भरे वीडियोस के लिए ज्ञान इन 5 मिनट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो।